तो स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। कोशिश कीजिए करिए कि क्लास मिस ना हो। काफ़ी लोग क्लासेस काफ़ी मिस कर रहे हैं। माइट भी कुछ जेन्युइन रीजन होंगे, कुछ ऑफिस वर्क होगा, नेटवर्क इशू हो सकता है, मेडिकल इशू हो सकता है, बट द अल्टीमेट लॉस इज योर्स। Fine. So yesterday I discussed about the data members in Python programming language. So we are having two types of data members in Python programming language. So let's move to next concept in object-oriented programming, that is methods in object-oriented programming. So a method is responsible to encapsulate a logic. कोई भी लॉजिक जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखना चाहते हैं, उस लॉजिक को आप मेथड के अंदर लिखते हैं। ठीक है। अब वो मेथड पाइथन के अंदर तीन तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज योर इंस्टेंस मेथड, एंड सेकंड इज योर क्लास मेथड, and third one is your static method. So in Python programming language, we are having three types of methods: instance method, class method, and static method. तीनों ही methods, तीनों ही तरह के methods को हम किसी logic लिखने के लिए use करते हैं। When to use which type of method? So we need to decide on the basis of data member. तो हम किस मेथड में कौन सा डेटा मेंबर यूज करेंगे उस पर हम डिसाइड करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली ना जाकर सिंटैक्टिकली पहले मुझे आपको सिखाना है कि अगर ये तीन तरह के मेथड मुझे पाइथन की क्लास में लिखने होते तो लिखे कैसे जाते। एक बार सिंटैक्स समझ में आ जाएगा, फिर कॉन्सेप्चुअली मैं आपको सिखाऊंगा कि कब किस सिचुएशन में इंस्टेंस मेथड यूज करना चाहिए, इसी तरह से कब लगाना है क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। सो फर्स्ट you need to create a class. So I'm just creating class test, और इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेथड बनाने जा रहे हैं जिसका नाम मान लीजिए मैंने कर दिया m। तो अभी तक हम जिस तरह से मेथड बनाते थे, इस तरह से जब मेथड बनाया जाता है तो डिफॉल्ट मेथड नेम इज इंस्टेंस मेथड। जितने मेथड हमने आज तक पढ़े हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, by default they all are instance method. Now if I need to create class method in this test class, so first I will write dev m2. In the class method, in place of self argument we write cls argument. What is the usage of this cls? We will cover it. Now inside this m2 method I'm just putting a message, this is m2. अब अगर हम पाइथन के अंदर कोई क्लास बनाते हैं, उस क्लास में कोई भी मेथड जब हम बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज इंस्टेंस मेथड। अब मुझे अपने इंटरप्रेटर को ये बताना है कि इंटरप्रेटर इस मेथड को इंस्टेंस मेथड नहीं मानना है, इस मेथड को क्लास मेथड मानना है। तो पाइथन के अंदर अगर आप कभी भी इंटरप्रेटर को कुछ सिग्नल देना चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर मेथड को इस तरह से हम कंसीडर ना करवा के दूसरी तरह से कंसीडर कराना चाहते हैं, या उस
मेथड पर कुछ एक्स्ट्रा काम कराना चाहते हैं, तो पाइथन की लाइब्रेरी में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डेकोरेटर। यूजिंग डेकोरेटर आप इंटरप्रेटर को ये सिग्नल पहुंचा सकते हैं कि इस मेथड को अलग तरीके से हैंडल करना है या इस मेथड में एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है। और किसी भी डेकोरेटर को जब हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उसका एक नोटेशन होता है एट। तो इस मेथड पर मैं एक डेकोरेटर लगाऊंगा और उस डेकोरेटर का नाम होगा क्लास मेथड डेकोरेटर। और उसको लिखेंगे कैसे, इस मेथड के ऊपर लगाएंगे ऐड सिंबल और उसके बाद डेकोरेटर का नाम। तो पाइथन की लाइब्रेरी में जिस तरह से हमारे कीवर्ड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उसी तरह से डेकोरेटर्स भी होते हैं। डेकोरेटर्स का पर्पस होता है अदर फंक्शंस, अदर मेथड्स को एनहेंस करना, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर ऐड दे देना। ठीक है, क्या फीचर ऐड किया जाएगा हर डेकोरेटर में पहले फिक्स कर दिया जाए। जैसे डेकोरेटर का नाम है क्लास मेथड डेकोरेटर, तो जब भी किसी मेथड पर ये डेकोरेटर लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि अब ये मेथड इंस्टेंस मेथड नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेथड हमारा इंस्टेंस मेथड माना जा रहा है। अब ये मेथड क्या हो गया, क्लास मेथड कंसीडर किया गया। लिखेंगे क्लास, तो ये पहली बार हमारी प्रोग्रामिंग में आया है और आगे भी ये आता रहेगा। जब भी हमें किसी मेथड को कुछ अलग तरीके से कंसीडर करवाना है तो क्या कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के डेकोरेटर हमारे पास मिलेंगे। ठीक, हाँ, मुझे एक और मेथड बनाना है जिसका नाम मैंने M3 कर दिया और इस M3 मेथड को मैं स्टैटिक मेथड की तरह कंसीडर कराना चाहता हूँ। अगेन बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस मेथड माना जाएगा, तो मुझे इंटरप्रेटर को बताना है कि इस मेथड को अलग तरीके से कंसीडर करना है। तो जरूर कोई एक डेकोरेटर होगा जो मुझे यहाँ बताना होगा। ठीक है, तो उस डेकोरेटर का नाम होता है स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। इसके अंदर कोई भी एक मैसेज दे दो, दिस इज एम। So in some programming language like Java, static method and class method both represent same concept. But in Python programming language, class method is a different concept, static method is a different concept. क्या हो गया आपका स्टैटिक मेथड। अब किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए कल हमने सीखा था कि हमें पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है और उस ऑब्जेक्ट पर डॉट लगाएंगे और मेथड को कॉल करेंगे। ये रूल जो कल हमने सीखा था, ये रूल था हमारा इंस्टेंस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर हम इंस्टेंस मेथड की जगह पर क्लास मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या स्टैटिक मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती, हम उन्हें डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं। तो मैंने अगर M1 मेथड कॉल करना है तो पहले मुझे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, t इक्वल टू टेस्ट, देन I can call t dot m. Now, if I need to execute this M2 and M3 method, so you can call class method or static method using object. But the advantage of class and static methods is कि आप इन्हें क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लास का नेम दैट इज टेस्ट डॉट m2 एंड देन राइट टेस्ट डॉट m3। नाउ अगर हम इन आर्गुमेंट्स को समझने की कोशिश करें तो in instance method you will receive current object in this self argument. Current object is t, object that we use to call the method known as current object. So self argument will receive that current object. In case of class method there is no need of object. So class जो CLS argument है क्या इसमें receive होगा, you will receive the reference of current class, not the object. So here in CLS you will receive the reference of this test class. तो जो टेस्ट क्लास है जिसका यूज करके आप M2 मेथड कॉल कर रहे हैं, ये टेस्ट क्लास की कॉपी इस CLS के अंदर आ जाएगी। ठीक है, नाउ इन स्टैटिक मेथड देयर इज नो इम्प्लिसिट आर्गुमेंट।
कुछ भी रिसीव नहीं होगा, कुछ भी पास नहीं। This is M1, this is M2, this is M3. So syntactically, if I need to create static methods and class methods, so first we need to use a specific decorator, and then method on the class name directly without creating the object. Now, technical explanation की तरफ चलते हैं. When to use which method? किसी भी मेथड में आप लॉजिक लिख सकते हैं, 2 नंबर को जोड़ने का, मूवी अपलोड करने का, ट्रांजैक्शन करने का, कोई भी लॉजिक आप किसी मेथड में लिख सकते हैं. कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द डेटा मेंबर. आप अपनी क्लास में क्या डेटा मेंबर यूज करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज मैं क्लास कर दिया मैंने कैलकुलेटर. अब इस क्लास के अंदर मैं 2 इंस्टेंस डेटा मेंबर क्रिएट करूंगा. तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम 2 इंस्टेंस डेटा मेंबर क्रिएट कर लेते हैं. और यहाँ लिख दिया मैंने सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू 10, सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू 20. अब मैं एक मेथड बनाना चाहता हूँ जो एडिशन करेगा. किसका एडिशन करेगा? ये जो डेटा मेंबर्स हैं इंस्टेंस वाले एक्स और वाई, इन इंस्टेंस डेटा मेंबर का एडिशन करेगा. तो अगर मैं ऐसा मेथड बनाना चाहता हूँ जो अपने अंदर अपने लॉजिक में इंस्टेंस डेटा मेंबर का यूज करेगा, तो ऐसे मेथड को इंस्टेंस मेथड बनाना चाहिए. तो मैंने लिख दिया टैब एड सेल्फ. अब सेल्फ के थ्रू ये मेथड इंस्टेंस डेटा मेंबर को यूज कर सकते हैं. यह लिख देंगे सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई. अब एक मेथड में और बनाना चाहता हूँ, वो इन्हीं इंस्टेंस डेटा मेंबर का मल्टीप्लिकेशन करेगा. तो इंस्टेंस डेटा मेंबर का मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वो इंस्टेंस डेटा मेंबर उस मेथड के अंदर होने भी चाहिए. और हम जानते हैं कि सेल्फ के थ्रू इंस्टेंस डेटा मेंबर को एक्सेस किया जाता है. तो मुझे इंस्टेंस मेथड ही बनाना चाहिए. तो टैब एक और बना दिया मल्टीप्लाई सेल्फ, और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया सेल्फ डॉट एक्स मल्टीप्लाई वाई सेल्फ डॉट. अब इस क्लास के इन दोनों मेथड्स को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ. तो अब ये दोनों इंस्टेंस मेथड अगर बन चुके हैं तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाकर ही इन दोनों को कॉल करना होगा. तो मैंने कैलसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, obj इक्वल टू कैलसी, और इस ऑब्जेक्ट पर मैंने इन दोनों मेथड को कॉल कर दिया. तो जब आपको ऐसा मेथड बनाना हो जो अपने अंदर इंस्टेंस डेटा मेंबर का यूज करेगा, ऐसे मेथड इंस्टेंस मेथड बनाए जाए. अब सपोज करते हैं सिचुएशन डिफरेंट है, इसी क्लास को मैं दोबारा बनाता हूँ. और इस बार मैंने एक्स और वाई को इंस्टेंस डेटा मेंबर की तरह यूज ना करके क्लास डेटा मेंबर की तरह मुझे यहाँ पर यूज कर. तो लिख दिया मैंने एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 20. अब ये दोनों इस बार क्लास डेटा मेंबर हैं. अब मैं इन दोनों का ही एडिशन करूंगा और इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करूंगा. तो हमें पता है कि अगर हम क्लास के डेटा मेंबर को यूज करना चाहते हैं तो वो क्लास के नेम से यूज होंगे, यानी कि कैलसी डॉट ऐसे करके यूज होंगे. अब ये जो मेथड है, इस मेथड में क्लास का रेफरेंस तो आता नहीं है, इसमें तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आता है. तो अभी हमने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम था क्लास मेथड. तो जो क्लास मेथड होता है उसका कहना यह है कि मेरा जो आर्गुमेंट है वो करंट क्लास को ही रिप्रेजेंट करता है. ऐसे समझ लीजिए वो क्लास की ही कॉपी है, यानी कि CLS. तो जहां पर आप क्लास का नेम यूज करेंगे उसकी जगह पर ये आर्गुमेंट यूज किया जा सकता है. तो ये क्लास की कॉपी कंटेन करता है. तो जहां जहां पर आपको ये लिखना है आप ऐसे यूज करें CLS डॉट एक्स CLS डॉट.
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, CLS आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से मल्टीप्लाई नाम का जो मेरा मेथड है, इसमें भी मैं ये क्लास डेटा मेंबर का यूज कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐड क्लास मेथड, और यहाँ पर CLS, यहाँ लिख दिया CLS डॉट वाई। CLST देना कंपलसरी है या कुछ और You भी लिख सकते you हैं can CLS की जगह? you can provide any name. It is just a convention to have CLS because it is representing class. You can have I, J, K, X, Y, Z, कोई भी आर्गुमेंट आप दे सकते हैं। फाइन, सो सिंटैक्टिकली एक आर्गुमेंट होना चाहिए, भले ही आप उसे सेल्फ दे दीजिए, इस बार सेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्लास होगा। नाउ अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्लास के नेम से मेथड को कॉल करेंगे, कैल्सी डॉट एड कैल्सी डॉट मल्टीप्लाई। नाउ हियर द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज व्हाट, एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि आप ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि किसी भी मेथड में अगर हम क्लास डेटा मेंबर को यूज करेंगे तो CLS से यूज करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं डायरेक्ट क्लास के नेम से यूज कर लूं, भाई क्लास डेटा मेंबर क्लास के नेम से भी तो एक्सेस हो ही जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ CLS इफ आई राइट कैलसी डायरेक्टली, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, तब भी तो मेरा कोड चल ही जाएगा। ये देखो, तो ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम, आप इस क्लास की एक कॉपी बनाते हैं, CLS में आती है, तब उसका यूज करते हैं। बात तो एक ही है ना भाई, आप क्लास का नेम सीधे सीधे यूज करो या उसकी जो कॉपी आई है इस वेरिएबल में वो यूज करो। तो इसका आंसर क्या देंगे उस समय इंटरव्यू के अंदर अगर ये पूछा जाए, तो आपको आंसर देना है कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मेंटेनेंस प्रॉब्लम होती है। अब आप बोलेंगे मेंटेनेंस प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। मैंने एक बार कोड लिख दिया, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। अब उस कोड को मुझे फ्यूचर में मॉडिफाई करना है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पर अब यह है कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि इस क्लास का नाम कैलसी ना करके कैलकुलेटर पूरा लिख दीजिए, रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए। तो अब आप मेंटेनेंस कर रहे हैं क्लास की, इसका डेवलपमेंट हो चुका है, आपसे कहा जा रहा है क्लास का नाम कर दीजिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। समझ गए प्रॉब्लम क्या है। अब आपको कहाँ कहाँ चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर CLS ही लिखा होता तो आपको कहीं चेंज करना नहीं पड़ता, क्योंकि CLS उसी क्लास की कॉपी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका नाम कुछ भी हो, जो भी इसका नाम होगा वही कॉपी किसमें आ गई, इसमें आ गई, तो आपको मेंटेनेंस करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए हम मेथड के अंदर क्लास का नेम यूज करने से बचते हैं, हम उस क्लास की जो कॉपी है उसका यूज करना पसंद करते हैं। कल को अगर क्लास का नेम फिर चेंज होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर जो मेथड है वो कभी भी डायरेक्टली क्लास का नेम यूज कर ही नहीं रहे थे, उसकी कॉपी यूज कर रहे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस करना हमारे लिए आसान होता है। ठीक, ये रखिए। तो क्लास मेथड हमें कब यूज करने चाहिए, जब हम किसी भी मेथड के अंदर ऐसे डेटा मेंबर यूज करने जा रहे हैं जो क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। अब सेम तीसरी सिचुएशन, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास का नाम वही कैलसी कर दिया। इस क्लास के अंदर मैं ऐसे मेथड बनाना चाहता हूँ जो ना तो इंस्टेंस मेंबर यूज करेंगे ना ही क्लास डेटा मेंबर यूज करेंगे, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा मेथड जो ना तो इंस्टेंस डेटा मेंबर यूज करेगा ना क्लास डेटा मेंबर यूज करेगा और फिर भी वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो किन मेंबर्स का वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो वो मेथड कहता है कि जो भी एडिशन होगा वो आर्गुमेंट में आएगा। यानी कि ऐसा मेथड जो अपना लॉजिक एग्जीक्यूट जब करता है तो जिस वेरिएबल पर करता है या जिस मेंबर पे करता है वो मेंबर हमेशा मांगेगा, ऐसे मेथड को स्टैटिक मेथड कहा जाता है या स्टैटिक मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोड लिखते हैं, तो लिखा मैंने यहाँ पर एड स्टैटिक मेथड और यहाँ पर मेथड का नाम वही ऐड कर दिया। अब
ये ना तो CLS आर्गुमेंट ना सेल्फ आर्गुमेंट, ये उन आर्गुमेंट्स की बात करेगा जिन पर मेथड काम करने जा रहा है। तो ये x और y की वैल्यू एक्सप्लिसिटली कॉल करने वाले से पूछेगा, ठीक है, और उन्हीं का फिर क्या कर देगा, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन कर देगा। जो आप कराना चाहते हैं वो आप कर। कॉल आप क्लास के नेम से और आपको अपनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो इस तरह से पाइथन के अंदर हम लोग मेथड्स को समझ सकते हैं, मेथड्स क्या होते हैं और डेटा मेंबर्स क्या होते हैं। अब एक नया टर्म है और इंटरेस्टिंग ये है कि हमने पढ़ा डेटा मेंबर, हमने पढ़ा मेथड। पाइथन इन दोनों की जगह पर एक कॉमन वर्ड यूज करती है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है, आप डेटा मेंबर की बात कर रहे होंगे या आप मेथड की बात कर रहे होंगे। तो मेथड और डेटा मेंबर को वन वर्ड दिया गया, एट्रीब्यूट। देखते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैलसी, ध्यान से देखेंगे, मैं लिखा प्रिंट कैलसी डॉट एक्स, यानी कि एक्स नाम का जो डेटा मेंबर है मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, जो कि नहीं है, ठीक है। देखते हैं एरर क्या है। कह रहा है हैज नो एट्रीब्यूट एक्स, यानी एक्स को एट्रीब्यूट मानता है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर एक फंक्शन कॉल कर दिया, कैलसी डॉट डिवाइड और 10,20, तो इस बार डिवीजन मेथड को मैं कॉल कराने की बात कर रहा हूँ, नहीं है, एरर आएगी। एरर फिर से क्लिक करा रही है एट्रीब्यूट, यानी कि हमारा जो मैसेजेस आते हैं उस मैसेज में आप कभी ये नहीं देखेंगे डेटा मेंबर एरर, मेथड एरर, आपकी एरर का नाम क्या आएगा, एट्रीब्यूट है। यानी कि कभी भी आपके प्रोग्राम में अगर एट्रीब्यूट एरर आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस क्लास के मेथड हैं या जिस क्लास के डेटा मेंबर हैं वो आप गलत यूज कर रहे हैं, या तो वो उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, या आप किसी दूसरे क्लास के यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगी, हमारी एट्रीब्यूट एरर आएगी। अब एक और एरर होती है जिसको आपने डिस्टिंग्विश करना होगा एट्रीब्यूट एरर। मैं अपने प्रोग्राम में आई वेरिएबल प्रिंट करना चाहता हूँ और मुझे पता है आई नाम का कोई वेरिएबल मेरे प्रोग्राम में नहीं है। जब मेरे प्रोग्राम में वेरिएबल नहीं है और मैं रन कराऊंगा तो एरर आएगी, लेकिन जो एरर का नाम होगा वो कुछ और होगा, नेम, और ये है एट्रीब्यूट है। दोनों में ही वेरिएबल ना मिलने की प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्टेक्स्ट में है और एक प्रोसीजर ओरिएंटेड यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्टेक्स्ट में। जब आपका ऑर्डिनरी वेरिएबल, ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं मिलता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट हाई, चल जाएगा, लेकिन गलती से प्रिंट की स्पेलिंग में एन लिखना रह गया, प्रिंट लिख दिया, तो प्रिंट नाम का तो कोई फंक्शन है ही नहीं पाइथन की लाइब्रेरी में, तो फंक्शन नहीं है तो एरर आनी चाहिए कि फंक्शन नहीं है, लेकिन वो फंक्शन नाम से नहीं बताएगा, क्या बोलेगा, नेम, कि प्रिंट नाम से कोई नेम नहीं है। तो हमारे पास दो तरह की एरर्स होती हैं, एक होती है नेम एरर। नेम एरर का मतलब है कि ऑर्डिनरी वेरिएबल या फंक्शन इज नॉट फाउंड, ये नहीं मिली। दूसरी आती है एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर इसका मतलब है कोई डेटा मेंबर नहीं मिला या कोई मेथड नहीं मिला, तो जो एरर आएगी दैट इज हमारा एट्रीब्यूट एरर। ठीक, तो ये जब एरर आती हैं तो उनको हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि किस तरह की एरर का क्या मतलब हमारा होता है, तभी इसको सही कर पाएंगे।
फाइन। तो एट्रीब्यूट वर्ड को पाइथन में रेफर किया जाता है या तो डेटा मेंबर को समझने के लिए या मेथड को समझने के लिए। हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। जावा लैंग्वेज में एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है सिर्फ डेटा मेंबर को समझाने के लिए, मेथड को समझाने के लिए इस वर्ड का यूज नहीं करते। वहां पर मेथड ही लिखकर आता है। जब आप एरर आएगी जावा में तो लिखकर आएगा ये मेथड ये नहीं है, ये मेथड वो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन वर्ड दे दिया गया एट्रीब्यूट। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो चीजें सीखी वो ये क्लास क्या होती है, फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, फिर क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स, कितने तरह के डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, फिर क्लास के अंदर मेथड्स, और मेथड से पहले हमने सीखा था कंस्ट्रक्टर। तो पाइथन की क्लास में हम लोग डेटा मेंबर्स बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और भी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं जो फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये हमारी समझ में आता है, कैसे क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो हमारा है इनहेरिटेंस। जो हमारा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है ये क्या कहना चाहता है, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन से समझाएंगे, है ना, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या करा, कोई भी एक क्लास बनाई और इस क्लास का नाम कर दिया, मान लीजिए मैंने टेलीफोन, और टेलीफोन क्लास के अंदर एक मेथड हमने बना दिया जो टेलीफोन का बिहेवियर होता है कॉल करना, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक मेथड बना दिया मेक कॉल, और इसके अंदर एक सिंपल सा मैसेज दे दिया एंटरिंग। अब ये जो टेलीफोन क्लास है इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और इस टेलीफोन का यूज करके मैं कॉल कर सकता हूँ। सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कुछ दिन के बाद मुझे एक नई क्लास बनाने की नीड होती है, और उस क्लास का नाम है मोबाइल। अब जब मैं मोबाइल क्लास बना रहा हूँ तो मैं इसका जैसे रियल टाइम पर होता है ऐसा ही कुछ कोड रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ कि मोबाइल के थ्रू भी आप कॉल कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके अंदर मेथड बना दिया है मेक कॉल सेल, और वही मैसेज कर दिया वाला, और एक मेथड और इसके अंदर मैंने बना दिया मैसेज, सिंपल एक मैसेज। अब अगर मुझे मोबाइल का यूज करना है तो मैं मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और इस ऑब्जेक्ट पर वो मेथड कॉल करूंगा जो मोबाइल क्लास के अंदर लिखे हुए। तो मेक कॉल मेथड कॉल कर दिया मैंने, और एमएसजी मेथड भी कॉल कर दिया। अरे चलो, अब मैंने यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करी कि मुझे मोबाइल क्लास बनाते समय एक ऐसे मेथड की जरूरत है जो ऑलरेडी पास्ट में मैंने एक टेलीफोन क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मोबाइल क्लास में मेक कॉल मेथड ना बनाऊं और टेलीफोन क्लास का ही यूज कर लूं। तो अगर मैं मोबाइल क्लास में इस मेथड को नहीं बनाता हूं, मान लीजिए हटा देता हूं, तो हमारा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है एम नाम से, तो इस ऑब्जेक्ट पर आप सिर्फ वही मेथड्स कॉल कर सकते हैं जो मोबाइल क्लास ने डिफाइन किया है। तो मोबाइल क्लास ने इस मेथड को डिफाइन किया ही नहीं है, तो एरर आएगी एट्रीब्यूट एरर, है ना। और एरर में साफ लिख कर आएगा
मोबाइल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मेक कॉल। देखेंगे एट्रीब्यूट एरर, मोबाइल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मेक कॉल। तो अब मैं ये भी नहीं चाहता कि एरर आए और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं डुप्लीकेट कोड लिखूं। तो एक कॉन्सेप्ट दिया गया जैसा कि रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ में इनहेरिटेंस अगर हम देखें तो सोशल इनहेरिटेंस होता है, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अ, आपके पेरेंट है, उनके पास एक 2 BHK का फ्लैट है, तो वो आपका भी हो गया। आपके पेरेंट के पास अगर बाइक है, कार है, तो वो आपकी भी हो गई। यानी कि आपको कमानी नहीं है, आपको इनहेरिट होकर मिल रही है ना। अब इसी तरह से मेडिकल साइंस में अक्सर आपने सुना होगा यार ये बीमारी ना जेनेटिक है, आपके पेरेंट को ही हुई है, शुगर होती है, बीपी होती है, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक बताई जाती हैं मेडिकल साइंस में। तो वो मतलब आपके पेरेंट्स आई हुई हैं, आपने नहीं कमाई उन्हें, आपके पेरेंट्स आई हुई हैं। तो ये रियल लाइफ में एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट को समझाया गया। आपके पास एक एग्जिस्टिंग क्लास है टेलीफोन। टेलीफोन क्लास के अगर फीचर आपको मोबाइल क्लास में चाहिए और मोबाइल क्लास को वो लिखने ना पड़े, तो इसका एक ही रास्ता है कि टेलीफोन क्लास को पेरेंट बना दो और मोबाइल क्लास को चाइल्ड बना दो। अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कोडिंग में भी दिखाई जाए तो उसका फायदा यही होगा जो रियल लाइफ में था। पेरेंट की सारी चीजें चाइल्ड की भी हो जाएंगी। तो पेरेंट के पास जितने भी मेथड्स हैं, अभी हम एक मेथड लेके समझ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर 10 मेथड्स हों, वो सारे के सारे मेथड चाइल्ड के लिए हो गए। तो ऐसा करने के लिए पाइथन के अंदर भी इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को जगह दी गई। अब बात ये बात कि कोड में इनहेरिटेंस कैसे किया जाए। अभी तो ये दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट है, इनको मुझे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट करना है। तो जब आप मोबाइल क्लास बनाएंगे तो मोबाइल क्लास के आगे पैरेंथेसिस लगाकर एग्जिस्टिंग क्लास का नाम लिखेंगे, और जिस एग्जिस्टिंग क्लास का नाम लिखेंगे वही हमारी पेरेंट क्लास कहलाएगी। ठीक है, और उस क्लास के सारे मेथड्स इस मोबाइल क्लास में कॉपी हो जाएंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं और मोबाइल उन सब का यूज कर सकता है। तो जस्ट मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, टेलीफोन। ऐसा लिखते ही टेलीफोन क्लास के जितने मेथड्स हैं, एक है तो एक मेथड मोबाइल क्लास के अंदर आ गया। अगर इसके अंदर 100 मेथड्स हैं तो 100 के 100 मेथड्स मोबाइल क्लास में एज इट इज आ गए हमारा। तो इस तरह से हम क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इसको कुछ ऑथर्स ने एक नाम भी दे रखा है, इज ए रिलेशन, कि पेरेंट चाइल्ड के बीच में इज ए रिलेशन होती है। ठीक है, यानी कि मोबाइल इज अ टाइप ऑफ टेलीफोन, यानी कि मोबाइल एकदम नई चीज नहीं है दुनिया के अंदर। मोबाइल कुछ वैसा ही काम करता है जो कभी टेलीफोन किया करता था। तो हम ये कह सकते हैं मोबाइल इज ए टेलीफोन। या कुछ ऑथर्स एक नया वर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंशन। मोबाइल इज द एक्सटेंशन ऑफ टेलीफोन। ध्यान से देखो, मोबाइल में उतना तो है ही जितना टेलीफोन में था, प्लस कुछ नया भी है, तो ये एक्सटेंशन भी है। तो इनहेरिटेंस को दो तरह से भी समझा जाता है। आसान भाषा में इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि आप एग्जिस्टिंग क्लास के कोड को रीयूज करके एक नई क्लास बनाना चाहते हैं, ये हो गया इनहेरिटेंस। लेमन टर्म में डेफिनेशन हो गई। थोड़े टेक्निकल डेफिनेशन अगर दी जाए तो हम ये कह सकते हैं इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, या इनहेरिटेंस एक एक्सटेंशन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। बाद की जो दो डेफिनेशन है बहुत टेक्निकल हो जाती है, सामने वाले को समझाने के लिए खुद को भी पहले अच्छे से आना चाहिए और सामने वाला भी उसी लेवल पर होना चाहिए। पहली डेफिनेशन आसान है, आपको भी समझ में आ जाती है, दूसरे वाले को भी समझ में आ ही जाएगी, तो वही मैं लिख देता हूँ। It is a process of creating a new class by reusing methods of existing class। ब्रैकेट में एग्जिस्टिंग क्लास एक भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है।
by using methods of existing. New class may also add its own methods. जो नई क्लास आप बना रहे हैं वो अपने नए मेथड भी ऐड कर सकती है, कोई फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं कि करना ही पड़ेगा। आप चाहें तो नई क्लास में कुछ मेथड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो पुरानी क्लास और नई क्लास में फर्क क्या होता है, जितने फीचर पुरानी वाले में उतने नए वाले में हो गए, तो फिर नया बनाने का फायदा क्या हुआ, क्यों एफर्ट लगाओगे। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो नया लिखेंगे ही चाइल्ड में। एग्जिस्टिंग क्लास जो आप बनाते हैं उसको बेस क्लास, पेरेंट क्लास या सुपर के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई उसे बेस क्लास कहता है, कोई उसे पेरेंट क्लास कहता है, कोई उसे सुपर क्लास कहता है, सबका मतलब एक। और जो अभी नई क्लास बन रही है तो उस क्लास को हम चाइल्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं, सब क्लास के नाम से भी जानते हैं, या डिराइव्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब इसको शॉर्ट में अगर कोई लिखना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं, it represents is a relation between vertices. और the process तो जब आप कहीं किसी को इनहेरिटेंस के बारे में बताएं और आपके पास समय काफी है तो आप इतना सब कुछ बता सकते हैं, और आपके पास समय नहीं है या सामने वाले के पास नहीं है, आपके पास है, तो आप इन दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। अगर वो बोले इसका मतलब क्या होता है तो फिर समझो। अब कोड अगर हम बनाते हैं तो कोड कैसे बनता है, तो क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम, ब्रैकेट में एग्जिस्टिंग क्लास, और यहाँ पर न्यू मेथड्स। तो जो ये क्लास आपकी बन रही है एग्जिस्टिंग क्लास, जो नई क्लास बन रही है, इस नई क्लास को ही क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास, सब क्लास, डिराइव्ड। और जो एग्जिस्टिंग क्लास आप यहाँ लिख रहे हैं इसको ही क्या बोलते हैं, बेस क्लास, सुपर क्लास या आपकी पेरेंट, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है इनहेरिटेंस करने। हर लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें डेफिनेशन तो यही चलेगी, भले ही आप C++ में डेफिनेशन पूछें, जावा में पूछें, पाइथन में पूछें, .NET में पूछें, लेकिन जब कोड की बात आती है तो हर लैंग्वेज में अलग अलग हो जाता है। ये कोड जो हमने लिखा है इनहेरिटेंस का, ये पाइथन में चलेगा, C++ में नहीं चलेगा, जावा में नहीं चलेगा, उनके अपने कोई सिंटैक्स होंगे इसी काम को करने के, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करती है, कॉन्सेप्ट दो लैंग्वेज में सेम हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जो इनहेरिटेंस दिखा पा रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक ही सेल में लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि समझाना मुझे आसान हो जाए। तो मैंने एक ही सेल में लिख दिया जिससे कि आप देखकर समझ जाएंगे ये हमारा इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के फिर कई सारे टाइप बताए गए। पहला टाइप जो होता है वो होता है सिंगल लेबल इनहेरिटेंस। सिंगल लेबल इनहेरिटेंस में हम लोग एक पेरेंट और एक चाइल्ड को फोकस करते हैं, कोई क्लास ए है और कोई क्लास बी है। तो मान लो इस क्लास को मैं एक रेक्टेंगल शेप में दिखा देता हूँ और क्लास बी को मैं एक रेक्टेंगल शेप में दिखा देता हूँ। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें ए पेरेंट है और बी चाइल्ड है। तो मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस नोटेशन यूज करती है इनहेरिटेंस का, जो कि एक एरो होता है, लेकिन उस एरो की डायरेक्शन किधर दिखानी है ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। जावा ने एरो की डायरेक्शन पेरेंट की तरफ बताई है,
अगर हम जावा पढ़ रहे हैं तो इस नोटेशन का मतलब सीखेंगे, ए पेरेंट है, बी चाइल्ड। अगर हम पाइथन पढ़ते हैं, पाइथन ने डायरेक्शन चाइल्ड की तरफ बताई है। तो पाइथन में अगर हम ए पेरेंट और बी चाइल्ड दिखाना चाहते हैं तो एरो चाइल्ड की तरफ लगेगा। तो आगे जब भी इनहेरिटेंस मुझे समझाना होगा तो मैं लिखने की बजाय नोटेशन के थ्रू भी समझा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या मानना है, ए मेरा पेरेंट है और जिधर हमारा एरो जा रहा है वो मेरा चाइल्ड। तो ये यूनिवर्सल नोटेशन नहीं है, ये पाइथन स्पेसिफिक नोटेशन। ठीक है, तो ए इज द पेरेंट, बी इज द चाइल्ड। अब आती है बात सिंगल लेबल का मतलब क्या है। सिंगल लेबल का मतलब है कि आप एक पेरेंट और एक चाइल्ड को ही अपने कोड में दिखा रहे हैं। हो सकता है इस पेरेंट के और भी चाइल्ड हों, हो सकता है इस चाइल्ड के और भी पेरेंट हो ए के अलावा, हो सकता है ए का भी कोई पेरेंट रहा हो सकता है बी का भी कोई फर्दर आगे चाइल्ड निकला हो। आप उन सब पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका कोड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप एक क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास, यानी एक ही पेरेंट क्लास और एक ही चाइल्ड क्लास को जब फोकस करते हैं तो इस तरह के इनहेरिटेंस को बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो आपका ये कोड है ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब दूसरा टाइप का इनहेरिटेंस आता है जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये कहना चाह रहा है कि या तो आप इस पेरेंट का भी एक पेरेंट और दिखा दीजिए, है ना, या इसका एक और चाइल्ड दिखा दीजिए, ऐसे कर। तो यहाँ पर ए पेरेंट है बी के लिए, लेकिन बी पेरेंट है किसके लिए, सी के लिए। तो सी जो चाइल्ड है इसका डायरेक्ट पेरेंट बी हो गया और इसका ग्रैंड पेरेंट ए हो। तो ये ए के जितने मेथड्स हैं वो बी में इनहेरिट हुए, प्लस बी ने जितने और अपने नए ऐड करे वो दोनों मिलकर किसको इनहेरिट हो गए, सी को इनहेरिट हो गए। भाई अगर आपके ग्रैंड पेरेंट ने कोई भी एक आपका घर लिया था, वो आपके चाइल्ड को मिल गया, आपके पेरेंट मिल गया। आपके पेरेंट ने कुछ नई कार खरीद ली, बाइक खरीद ली, तो वो घर और वो कार अब वो आप दोनों आपको मिलेगा। यानी कि हमारा ये जो इनहेरिटेंस है, इस तरह के इनहेरिटेंस में आप अलग अलग जनरेशन दिखा रहे हैं। तो जब आप एक से ज्यादा जनरेशन दिखाने की बात करते हैं तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। लेवल अलग है, देखो एक लेवल ये है चाइल्ड का लेवल, उसके पेरेंट का लेवल है, पेरेंट के भी पेरेंट का लेवल है। तो इस तरह के आप और डॉट 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 आगे कर सकते हैं, डॉट 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 इधर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने लेवल तो होने ही चाहिए। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को क्या बोला जाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब अगर कोड के थ्रू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझना हो तो हम समझ सकते हैं, देखते हैं। इस कोड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जल्दी लग जाएगा। टेलीफोन क्लास बनाई, इसको रन नहीं कराया मैंने, है ना, बस ऐसे ही रखी। मोबाइल क्लास बनाई, मोबाइल क्लास का पेरेंट है टेलीफोन। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, एक क्लास और बनाई और उसका नाम कर दिया स्मार्टफोन। अब ये जो स्मार्टफोन है ये वास्तव में मोबाइल का एक्सटेंशन है, टेलीफोन का एक्सटेंशन नहीं है। इसमें मोबाइल के सारे फीचर होते हैं प्लस इसके अपने नए फीचर हैं। जैसे आप स्मार्टफोन में थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि मोबाइल में ये फीचर नहीं था। जो पहले से है बस उतनी आप यूज़ करिए। स्मार्टफोन में आप लोकेशन का फीचर यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन में आप टच स्क्रीन का फीचर यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे फीचर हैं जो स्मार्टफोन आपको देता है। तो अगर आप स्मार्टफोन का पेरेंट टेलीफोन बनाएंगे तो सिर्फ कॉल करने का मेथड इनहेरिट होगा,
मैसेज करने का तो नहीं आएगा, लेकिन स्मार्टफोन से तो मैसेज भी हो जाता है, कॉल भी हो जाती है, प्लस कुछ और चीजें होती है। तो बेटर रहेगा कि स्मार्टफोन एक्सटेंशन दिया जाए मोबाइल का, ना कि टेलीफोन का। तो मैंने क्या करा, स्मार्टफोन का पेरेंट बना दिया मोबाइल। अब इतना लिखते ही स्मार्टफोन के पास वो सारे मेथड आ गए जो मोबाइल के पास थे या मोबाइल ने अपने किसी भी पेरेंट से लिए थे। वो सारे मेथड हमारे क्लब होकर स्मार्टफोन के अंदर आ गए। अब स्मार्टफोन अपने नया मेथड जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मेथड दे दिया, डाउनलोड ऐप। कुछ भी मैसेज दे दो, कॉन्सेप्ट। अब हम स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा वो सारे मेथड यूज कर पाएगा जो इसके अपने थे, प्लस जो इसके किसी भी पेरेंट से आए हैं। तो स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाया एस पी इक्वल टू स्मार्टफोन, एस पी डॉट मेकल, एस पी डॉट मैसेज, एस पी डॉट डाउनलोड। इस तरह के इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब एक तीसरे टाइप का इनहेरिटेंस आता है जिसका नाम होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कहना ये है, सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, वो जो अलग अलग सेपरेट बनाना पड़ेगा फोन और टेलीफोन के लिए? हाँ, अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं कॉल कर पाऊँ, बाकी फीचर मुझे नहीं चाहिए, तो आप टेलीफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल कर सकते हैं, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉल भी हो जाए और मैसेज भी हो जाए, तो फिर आप मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं तीनों हो जाएं, तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने आपको सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाया, आप इसका भी बनाकर इसके ऑब्जेक्ट पर ये मेथड कॉल कर सकते हैं, प्लस ये भी कॉल कर सकते हैं। आप इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ये वाला मेथड कॉल कर सकते हैं। ठीक ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो इनहेरिटेंस है दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि आप मल्टीपल पेरेंट हैं और उन मल्टीपल पेरेंट के फीचर का यूज करके आपका चाइल्ड बना हुआ। अब दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका सी। सी का डायरेक्ट पेरेंट ए है और सी का डायरेक्ट पेरेंट बी, यानी कि सी हमारा एक से ज्यादा पेरेंट क्लास का यूज करके इनहेरिटेंस करना चाह रहा है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ए और बी क्लास में कोई रिलेशन नहीं है, ए बी को नहीं जानता, बी ए को नहीं जानता, लेकिन सी ए को भी जानता है और बी को भी जानता है। सी का पेरेंट ए भी है और सी का पेरेंट बी है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए, तो ये जो इनहेरिटेंस है, इस इनहेरिटेंस में भी सी के पास वो सारे मेथड होंगे जो ए के हैं प्लस बी के हैं। इस वाले इनहेरिटेंस में भी सी के पास वो मेथड्स होंगे जो ए के हैं प्लस बी के हैं, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है और ये मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस और ये मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। यहाँ पर लेबल जितने पेरेंट हैं सब एक ही लेवल पर, जनरेशन चेंज नहीं हो रही है, एक ही लेवल पर सारे पेरेंट होने की बात कही जा रही है। मल्टी लेवल में मल्टीपल पेरेंट्स हैं लेकिन अलग अलग लेवल पर। डायरेक्ट पेरेंट एक ही है, इनडायरेक्ट पेरेंट इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, और यहाँ पर एक ही लेवल पर डायरेक्ट पेरेंट कई सारे हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस और इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोड बनाते हैं। तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट है
तो कॉपी करते हैं। हमारे पास एक टेलीफोन क्लास है और एक क्लास और है हमारे पास जिसका नाम है कैमरा। अगर हम अपना पुराना टाइम याद करें तो याद कीजिए कि अगर किसी का बर्थडे होता था या कोई भी सेरेमनी होती थी तो हम एक अलग से कैमरा अरेंज करते थे जिसमें रील पड़ती थी, फिर हम एक फोटो क्लिक किया करते थे। तो ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, ये लगभग आज से 20 साल पहले की ये कहानी हो गई। ठीक है, तो क्लास कैमरा उसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक मेथड बनाया मान लीजिए जिसका नाम है टेक पिक्चर। ये पिक्चर लेने वाला काम है। और टेलीफोन क्लास एक अलग डिवाइस है और कैमरा एक अलग डिवाइस है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। टेलीफोन का अपना काम है कॉल करना, कैमरे का अपना काम है फोटो खींचना। ठीक है, अब मोबाइल जब बनाया जा रहा था तो मोबाइल बनाने वालों ने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर दोनों के फीचर को ऐड कर दें, अलग से कैमरा परचेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अलग से टेलीफोन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर हम मोबाइल बना रहे हैं तो इस मोबाइल में टेलीफोन के फीचर भी ऐड कर देते हैं और कैमरे के फीचर भी ऐड कर देते हैं। तो मोबाइल पिक्चर भी ले पाएगा और कॉल भी कर पाएगा, प्लस अपना जो और करना चाहे मैसेज वगैरह वो करता रहे। तो इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को पाइथन में हम लोग दिखा पाएंगे। तो अब मोबाइल क्लास दोनों को अपना पेरेंट बनाना चाहती है, ये इसका पेरेंट नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते सर कैमरा के ऊपर टेलीफोन लगा दो, नहीं। आज तक कोई कैमरा ऐसा नहीं बना जिससे कॉल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि टेलीफोन के ऊपर कैमरा लगा दो, नहीं, ऐसा टेलीफोन नहीं है जिससे पिक्चर ली जाए। ठीक है, ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट ही हैं, लेकिन जहां ये जा रहे हैं वो एक ही है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इस तरह के कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, टेलीफोन कॉमा। ठीक है, ये हमारा टेलीफोन है और ये हमारा कैमरा हो गया। तो इस तरह से अब मोबाइल क्लास के डायरेक्ट पेरेंट दो हो गए, जितने चाहें उतने आप कर सकते हो, कॉमा लगाकर पेरेंट के नाम लिखते चले। अब जब मोबाइल क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मोबाइल क्लास पर वो सारे मेथड चलने के लिए तैयार हैं जो मोबाइल के अपने हैं, प्लस जो उसने टेलीफोन पेरेंट से लिए हैं, प्लस जो उसने कैमरा पेरेंट से लिए हैं, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, m इक्वल टू मोबाइल m डॉट मेक कॉल m डॉट टेक पिक m डॉट। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। फाइन, नाउ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हुई जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो हैं लेकिन वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती हैं। अब अगर वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती हैं तो उनका कोई अपना एक आर्गुमेंट होगा कि हम इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जावा, सी शार्प जो डॉट नेट फ्रेमवर्क की लैंग्वेज है, ये दोनों मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्लास के थ्रू सपोर्ट नहीं करते हैं। इनका अपना एक रीजन है ऐसा ना करने का। आप कह रहे थे कि दो डिफरेंट एंटिटी, अगर ये दो डिफरेंट एंटिटी हैं तो ऑब्वियसली इसमें जो मेथड होगा वो अलग ही होगा और इसमें जो मेथड होगा वो अलग ही होगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा आइडियल सिचुएशन हो गई कि भाई ये दोनों एकदम डिफरेंट एंटिटी,
कोइंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि इन दोनों क्लास में कोई सेम नेम का मेथड आ जाता है, सिचुएशन अलग से क्रिएट कर। मान लीजिए क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए के अंदर m1 मेथड है, क्लास बी के अंदर m2 मेथड है। अभी सब कुछ सही है। क्लास सी बनाई, सी ने इनहेरिट करा ए के लिए, m1 आ गया सी के पास, सी ने इनहेरिट कर लिया बी के लिए, m2 भी आ गया सी के पास। अब क्वेश्चन यह है कि अगर क्लास बी m2 की जगह m1 नाम का मेथड कंटेन करे, तो सी क्लास जब m1 मेथड को एग्जीक्यूट करवाएगी तो कौन से वाले पेरेंट का चलाएगी, या m1 मेथड जब इनहेरिट होगा सी के पास तो किस पेरेंट का इनहेरिट होगा, इसके पास भी m1 है और इसके पास भी m1 है। तो यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कहा कि एम्बिग्यूटी आ जाएगी, क्योंकि अगर हमने सेम लेवल पर ऐसे अलाउड कर दिया और वो दोनों क्लासेस में कोई कॉमन मेथड आ गया, तो चाइल्ड उस कॉमन मेथड को लेकर एम्बिग्यूटी में आ जाएगा और डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि अब ये मेथड किसको चलेगा, सी प्लस प्लस और पाइथन। इसमें भी ये सिचुएशन ऑब्वियसली आ सकती है। अगर सी प्लस प्लस और पाइथन में ये सिचुएशन आ सकती है, फिर भी ये दोनों लैंग्वेजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती हैं। इसका मतलब इन दोनों लैंग्वेजेस ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है दोनों पेरेंट एक लेवल पर हैं और सेम मेथड को लेकर आ रहे हैं, तो चाइल्ड में कौन सा चलेगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दिया गया, प्रायोरिटी बनाएंगे, पेरेंट की प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अगर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो एक कोड बना लेते हैं, इसी को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। क्लास क्लास का नाम ए और इस क्लास के अंदर m1 मेथड, m1 इन ए एक ही मेथड बनाते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्लास बनाई ली, ए और बी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, बी को पता ही नहीं ए ने क्या करा है, तो बी ने अपने अंदर m1 मेथड लिखा। इसका मैसेज मैं अलग कर दे रहा हूँ जिससे पता चल जाएगा कौन चले, m1 इन बी। अब एक क्लास बनाई है हमने और क्लास का नाम मैंने सी कर दिया। अब सी से कहा भी दोनों को अपना पेरेंट बना लो, ए कॉमा। सी ने अपना कोई भी मेथड नया ऐड नहीं किया, अभी हम बस ए और बी में जो m1 है उसको फोकस कर रहे हैं, तो सी को हमने एम्प्टी रखना है, तो पास कीवर्ड लगाकर हम कहीं भी एम्प्टी ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, हमने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। कंफ्यूजन तभी आएगा ना जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर आप ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंफ्यूजन तो है ही नहीं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं। ए के ऑब्जेक्ट पर तो m1 है, ए का ही चलेगा, बी के ऑब्जेक्ट पर m1 तो बी का ही चलेगा। सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो m1 किसका चलेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट m1। पाइथन का सॉल्यूशन है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी वर्ड एक लेमन टर्म थोड़ा सा हो जाता है, जिससे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, इसको बाद में प्रेफरेंस दी जाएगी। जो एग्जैक्ट वर्ड है टेक्निकल वो है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, इसको MRO के नाम से भी जानते हैं। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी मेथड को कॉल किया जाता है तो उसकी डेफिनेशन को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए जो अप्रोच यूज करी जाती है, इस अप्रोच का नाम है MRO, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। इस अप्रोच में सबसे पहले इंटरप्रेटर चेक करता है जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर m1 मेथड है। ये ऑब्जेक्ट सी क्लास का है, तो सबसे पहले m1 मेथड को कहाँ चेक किया जाएगा, सी क्लास में चेक किया जाएगा, नहीं है। अब इस सी क्लास ने जो पेरेंट्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट पेरेंट कौन है? फर्स्ट पेरेंट वो होगा जो ऑर्डर में सबसे पहले लिखा है। ये पहले ऑर्डर पे लिखा है, इसका ऑर्डर पहले आ रहा है, इसका ऑर्डर बाद में, तो ये फर्स्ट पोजीशन का पेरेंट यानी फर्स्ट ऑर्डर का पेरेंट होगा। तो पहले ए से पूछेंगे
सी से पूछ लिया नहीं है M1 मेथड, अब ए से पूछेंगे, ए ने कहा हाँ मेरे पास है, तो अब इस मेथड का जो एग्जीक्यूशन है वो ए क्लास वाला कर दिया जाएगा, और बी से नहीं पूछेंगे कि बी क्या आपके पास M1 मेथड है, नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर ए मना कर दे कि नहीं मेरे पास M1 मेथड नहीं है, तो फिर बी से पूछा जाएगा कि आपके पास M1 मेथड है। ऐसे करके जितने पेरेंट हैं सबसे वन बाय वन ऑर्डर वाइज पूछा जाएगा। अगर सब मना कर दें तो फिर एरर दिखाई जाएगी कि भाई ये एट्रीब्यूट तो ऑब्जेक्ट के पास है ही नहीं। ठीक है, तो इस बार आउटपुट आना चाहिए M1 इन ए। और अगर मैं यहाँ पर ये चेंज कर दूं बी कॉमा ए कर दूं, तो ये आ गया M1 इन बी। तो इस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एम्बिग्युइटी आने के चांस थे, उस एम्बिग्युइटी के चांस को एक टेक्निक से सॉल्व कर दिया गया, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। शॉर्ट में पेरेंट की प्रायोरिटी बना दी, ऑटोमेटिक प्रायोरिटी हो गई, जो पहले लिखा है वो हाई प्रायोरिटी का पेरेंट हो गया, जो उसके बाद लिखा है वो नेक्स्ट प्रायोरिटी का पेरेंट हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि पाइथन ये जब सब बनाया जा रहा है उस समय 1991 है, और जब जावा आ रही है उस समय 1995 है। जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाली जो टीम है उनके सामने ये प्रॉब्लम आई होगी, तो उनको पता है कि सॉल्यूशन भी क्या है, क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। यानी कि 1995 में जावा की टीम जब जावा को बना रही होगी तो उन्हें ये भी पता होगा प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दोनों बातें उन्हें पता थी। फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया नहीं करेंगे सपोर्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करेंगे सपोर्ट। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उन लोगों से, क्यों नहीं करा आपने? भाई आपसे पहले लैंग्वेज कर रही है, सॉल्यूशन दे रही है, तो आप भी कर दो। तो इन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, ये आप हो, है ना, ये आपका, ये आपके पेरेंट्स है, ये आपकी मदर है, ये आपके फादर है, अब बताओ किसकी प्रायोरिटी हाई है? आपका फर्स्ट पेरेंट कौन है? मम्मी फर्स्ट पेरेंट है या पापा फर्स्ट पेरेंट है? एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, इन जनरल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता, दोनों ही सेम प्रायोरिटी पर है। तो पाइथन की टीम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थी, जावा बनाने वाली जो टीम थी वो थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में ज्यादा फोकस कर रही थी। वो उन्होंने रियल वर्ल्ड में देखा क्या रियल वर्ल्ड में पेरेंट की प्रायोरिटी होती है, उन्होंने पाया नहीं होती, इन जनरल नहीं होती। तो फिर हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम वैसा ही करेंगे जैसा रियल वर्ल्ड में हो रहा है। पाइथन बनाने वाली टीम ने कहा नहीं हम रियल वर्ल्ड नहीं देख रहे, हम फायदा देख रहे हैं, हमारा फायदा होगा नहीं होगा। हमने कहा बिल्कुल फायदा हो जाएगा, दो अलग अलग क्लास के मेथड चाइल्ड को मिल जाए तो चाइल्ड का फायदा नहीं होगा। तो पाइथन बनाने वाली टीम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जावा बनाने वाली टीम रियल वर्ल्ड को ज्यादा फोकस कर रही है। इसलिए जावा जावा के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट बनाई, माइक्रोसॉफ्ट ने भी जावा को ही फॉलो करा और उन्होंने मना कर दिया कि हम ये नहीं कर रहे। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा नहीं होगा ये लैंग्वेज बनाने वाले डिसाइड करेंगे। थ्योरी में होता है, थ्योरी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, सी प्लस प्लस भी सपोर्ट करता है, जावा सॉरी पाइथन भी सपोर्ट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप का इनहेरिटेंस है जो देखा गया, और वो होता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो दो डिफरेंट टाइप को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उसको हाइब्रिड कहते हैं इन जनरल। तो जब मैं यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस को दो अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस को कंबाइन करके एक नया इनहेरिटेंस निकालूं, तो जो नया इनहेरिटेंस तैयार होगा वो मेरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक होकर अगर हम समझें तो ज्यादा बार हाइब्रिड के बारे में बताया गया है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मल्टीपल एंड मल्टी लेबल। जब आप मल्टीपल और मल्टी लेबल इनहेरिटेंस को कंबाइन कर देते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट तैयार होगा, जो नया चाइल्ड तैयार होगा,
वो हमारा चाइल्ड क्या कहलाएगा कि भाई ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस से तैयार हो। कोशिश करते हैं समझने की। मान लीजिए ये मेरे पास एक क्लास है ए। अब ए का चाइल्ड है बी और बी का जो चाइल्ड है वो है सी। तो इसमें हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देख पाएंगे। सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। सी ने क्या करा, बी के साथ साथ एक डी नाम की कोई क्लास है, इसको भी क्या बना दिया, अपना पेरेंट बना दिया। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को इस डायरेक्शन में देखता हूं तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ए का चाइल्ड है बी, बी का चाइल्ड है सी, सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। अगर मैं इस इनहेरिटेंस को इस डायरेक्शन से देखता हूं, इस डायरेक्शन में सी के दो पेरेंट्स है, दो पेरेंट है, डायरेक्ट पेरेंट है सेम लेवल पर। सी का पेरेंट है बी, उसी लेवल पर सी का एक पेरेंट और है डी। तो इस नजर से देखो तो सी मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। अब ये जो सी है ये दोनों ही इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। हाई, ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी एग्जाम्पल है और मल्टीपल का भी एग्जाम्पल है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फिर ये जो सी है ना, ये सी हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ये हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई भी चाइल्ड मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों के फीचर कंबाइन करता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। अब अगेन, अगर कोई लैंग्वेज मल्टीपल इनहेरिटेंस को ही सपोर्ट नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज के अंदर हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी नहीं होगा। जावा, डॉट नेट, इन दोनों के अंदर हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं होता। सी प्लस प्लस, पाइथन, इनके अंदर हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होता है। कोड बनाते हैं तो ऐसा ही कोड लिख देते हैं, समझना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक क्लास बना दीजिए और सिंपल सिंपल मेथड इनके अंदर रख देते हैं। एक क्लास बना दी बी और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बी चाइल्ड है ए का, तो एज इट इज कोड बना देना और बी ने अपना कुछ नया मेथड ऐड कर दिया। अब यहाँ पर एक क्लास और बनाते हैं जिसका नाम है डी। डी क्लास एकदम इंडिपेंडेंट है, डी का कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है? और यहाँ लिख दिया डैश एंट्री। फिर क्लास बनाई मैंने यहाँ पर जिसका नाम कर दिया मान लीजिए सी। अब सी क्लास क्या कर रही है, बी को अपना डायरेक्ट पेरेंट बना रही है और डी को अपना डायरेक्ट पेरेंट बना रही है। यहाँ लिख दिया बी कॉमा। अब सी क्लास चाहे तो अपना कोई नया मेथड दे दे, लाइक एम4 मेथड दे दिया। अब हम सी को फोकस कर रहे हैं क्योंकि हाइब्रिड इनहेरिटेंस किस में हुआ है, सी में हुआ है। तो हम इसलिए सी का ऑब्जेक्ट बनाकर जितने मेथड्स अब तक सी को मिल रहे हैं उन सबको चलाकर देखेंगे। हम चाहें तो इंडिविजुअल एक को भी चला सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर, बी को भी कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा हम कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल हो जाता है। अब
इनमें इनमें अगर कोई मेथड कॉमन हो, जैसे सब में ही अगर ए बी एंड डी में कॉमन मेथड हो, M1 कॉमन हो, जैसे तो जैसे मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर बताएं। वो उसी ऑर्डर में चलेगा। जैसे बी और ए में अगर कॉमन हो तो पहले बी वाला चलेगा। आप देखो, हाँ, पहले बी वाला चलेगा। यस। चलो, इस पर जो आप पूछ रहे हैं इस पर अभी अलग ही टॉपिक बनेगा, उस Okay. टॉपिक में और फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए MRO आप मान लीजिए, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं। पाइथन में एक और कॉन्सेप्ट है जो फॉलो करा गया, जहां पर पाइथन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी है और थोड़ा सा उन्होंने रियल वर्ल्ड को फोकस किया। अगर मैं एडजस्ट करता हूं तो मैं इसलिए एडजस्ट करता हूं क्योंकि मेरे पेरेंट एडजस्ट करते हैं। अगर मेरे पेरेंट नहीं होते तो मैं नहीं होता। आप एडजस्ट करते हैं क्योंकि आपके पेरेंट एडजस्ट करते हैं। मेरे पेरेंट आपके पेरेंट एडजस्ट करते थे इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट एडजस्ट करते, उनके पेरेंट एडजस्ट करते। इसका मतलब यह है कि हमारा आपका एग्जिस्टेंस तभी है जब हमारे पेरेंट का एग्जिस्टेंस है। तो बिना पेरेंट के चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कोई अवतार हो जाए वो अलग है, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो कोई भी एग्जिस्टेंस तभी है जब उसके पेरेंट का एग्जिस्टेंस है। ठीक, पाइथन ने इसको फॉलो कर लिया। पाइथन ने कहा कोई भी क्लास एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि उसकी पेरेंट है। अगर उसकी पेरेंट नहीं होती तो वो हमारी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो पाइथन में हर क्लास एक चाइल्ड क्लास होती है क्योंकि उसका पेरेंट होना जरूरी है। अगर पेरेंट नहीं होगा तो वो बन ही नहीं सकती। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, किसी भी एग्जाम्पल में देखें, तो यहाँ पर हमारे ढेरों क्वेश्चन हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल में आ जाएं तो स्मार्टफोन का पेरेंट मोबाइल है, मोबाइल का पेरेंट टेलीफोन है, इसका तो कोई पेरेंट ही नहीं है, तो फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। हम इसको अलग से चला भी सकते हैं, टेलीफोन क्लास का ऑब्जर्व बनाकर चलाएंगे तो चलेगा भी। किसी भी एग्जाम्पल में आप देखो, यहाँ भी इसकी पेरेंट नहीं है, यहाँ भी इसकी पेरेंट नहीं है, यहाँ चलो दो हैं कोई बात नहीं। और नीचे आओ तो यहाँ पर देखो ए और बी का तो कोई पेरेंट ही नहीं है, फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, सी में जा रहे हैं हमारे ये। तो ऐसा क्यों? तो पाइथन की तरफ से एक इम्प्लिसिट फीचर ऐड किया गया, वो ये, जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं, आप उसका नाम क्या रखते हैं फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास का पेरेंट अगर आपने नहीं बनाया है तो पाइथन की तरफ से उस क्लास का एक पेरेंट कर दिया जाता है और उस क्लास का नाम होता है ऑब्जेक्ट। पाइथन में ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास का पेरेंट होती है। अब ये दो स्टेटमेंट हो गए। ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास का पेरेंट होती है या सिर्फ उस क्लास का पेरेंट होती है जिसका पेरेंट हमने नहीं बनाया? हर क्लास का पेरेंट होती है। कैसे होगी? लॉजिकली समझेंगे। जब इस वाले कोड में मैं आऊंगा तो सी का पेरेंट है बी एंड डी, लेकिन बी का पेरेंट है ए का पेरेंट कोई नहीं, तो ए का पेरेंट कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका ऑब्जेक्ट। ए का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्टली सी का पेरेंट भी कौन है? ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्टली यानी कि हम ये जोड़ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास पाइथन में हर क्लास की पेरेंट क्लास होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली जैसे ए क्लास की डायरेक्ट पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट, और सी की देखें तो इनडायरेक्टली पेरेंट क्लास है कौन? हमारी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इस अर्थ पर सबसे पहला ह्यूमन कैसे आया? इस अर्थ पर सबसे पहला इंसान कैसे आया? क्योंकि उसका पेरेंट था, तो वो कहां से आए थे? तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया है जिसका साइंटिफिक आंसर तो अभी नहीं है। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ इसके बारे में बताया गया है कि पहले ये आया या पहले वो आया। तो ये रिलीजन के अकॉर्डिंग देखें तो साइंस उसको शायद अडॉप्ट नहीं कर रही है, और साइंस के पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया, है ना। पाइथन से पूछा गया। हर क्लास एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसकी पेरेंट है। ऑब्जेक्ट भी तो एक क्लास ही है, ये एग्जिस्ट करती है या नहीं? हमने कहा करती है, तो इसकी पेरेंट कौन है? यहाँ पर क्लियर आंसर है कि ऑब्जेक्ट क्लास रूट क्लास। रूट का मतलब जड़ यही है, इससे पहले कुछ नहीं है। यानी कि यहाँ पर पाइथन में क्लियर आंसर दिया गया
ऑब्जेक्ट इज द ओनली क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट पेरेंट। बाकी सारी क्लासेस का पेरेंट जरूर होगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रूट क्लास के नाम से भी जाना जाता है। जहां से चीजें शुरू होती हैं उसको रूट कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट बेस क्लास है। कोई आपसे पूछ सकता है पाइथन में टॉप मोस्ट बेस क्लास क्या है, अगर आप क्लासेस लिख रहे हैं तो सीधा आंसर देना ऑब्जेक्ट क्लास टॉप मोस्ट बेस क्लास होती है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। ये तो चलो बात हो गई कि दुनिया में ऐसा होता था इसलिए पाइथन ने ऐसा करा, लेकिन पाइथन बनाने वाली टीम बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी थी। ऐसे ही उन्होंने ये सब नहीं लिख दिया होगा, इसका जरूर उन्होंने प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं एडवांटेज लिया होगा। अब कैसे एडवांटेज लिया है उसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मैं एक टेस्ट नाम की क्लास बना रहा हूँ, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस क्लास के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, बताओ इस क्लास में कितने मेथड, तो ज्यादा बार हमारा आंसर गलत होगा, हम बोलेंगे 0 मेथड। लेकिन अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो हम बोलेंगे लॉजिकली, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताना है, इतने मेथड, लॉजिकली आंसर देंगे कि टेस्ट क्लास में उतने मेथड तो हैं ही जितने ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होंगे, क्योंकि इसका पेरेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास तो है ही, और ऑब्जेक्ट क्लास में जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने मेथड रखे होंगे। अगर ऑब्जेक्ट क्लास एम्प्टी है तो फिर ऐसा पाइथन कभी नहीं करेगा। ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर 23 मेथड्स रखे हैं, 23 मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, और हर क्लास में कम से कम वो 23 मेथड तो होते ही हैं। वो अलग बात है कि वो 23 मेथड में कुछ ही मेथड्स हैं जो फ्रंट पर हमारे सामने नजर आते हैं, बाकी वो इंटरनल यूज के लिए कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं। तो वो कोई एक मेथड अगर कोई आपसे पूछ ले जो फ्रंट पर हमारे सामने आता है और वो मेथड हमारा नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लास से हमने इनहेरिट करके यूज करा है, उस मेथड को मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करना समझने की। मैंने क्लास बनाई टेस्ट और मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिखा। हमने सीखा है कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। आपको ध्यान से सुनना है और क्या मैं पूछूंगा उसको समझना है, फिर आपको आंसर देना है। मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर दिया गया और इसमें जो मैंने लिखा था वो आउटपुट। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं टेस्ट क्लास ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाऊं जिसमें मैं कोई कंस्ट्रक्टर ना लिखूं, तो क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं? क्यों मन में आ रही है आपकी ऐसी बात? ऐसी बात मन में इसलिए आ रही है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो रूल है, ये रूल है कि ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा नहीं है अपनी क्लास में। जो चीज लिखी नहीं वो चीज चल कैसे सकती है? जो चीज मेरी क्लास में डिफाइन ही नहीं है उसको कैसे रन किया जा सकता है? यहाँ तो था इसलिए चल गया, यहाँ है ही नहीं, लेकिन रूल है कि कॉल तो होगा, कॉल तो होगा लेकिन एरर नहीं आता, कुछ मैसेज भी नहीं आता। मैसेज नहीं आया उसे छोड़िए, लेकिन एरर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। एरर नहीं आई का मतलब है कि कहीं ना कहीं से टेस्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर है, कहां से आ गया? हमने तो लिखा ही नहीं है। 23 में से एक मेथड है कंस्ट्रक्टर मेथड, यानी कि इनिट मेथड। इनिट मेथड को पाइथन ने उठा के कहाँ रख दिया है? ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रख दिया है। हर क्लास के अंदर इनिट मेथड होगा ही होगा। सोचिए, हर क्लास को ऑब्जेक्ट बन सकता है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर जरूर चलेगा। अब प्रोग्रामर की एक हेडक हो सकती है, हेडक क्या हो जाएगी कि भाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कंस्ट्रक्टर चलता है और आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। प्रोग्रामर की हेडक बचाने के लिए उन्होंने क्या करा, कंस्ट्रक्टर को उठाकर कहाँ डाल दिया? इनिट मेथड को उठाकर डाल दिया ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, और अब हर क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली वो आ ही गया, आपकी हेडक खत्म हो गई। हाँ, अब आप फोर्स करोगे, आप फोकस करोगे कि नहीं यार मुझे ना अपने हिसाब से कंस्ट्रक्टर लिखना है, उस हिसाब से नहीं चाहिए जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट क्लास ने लिख दिया है, मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा, तो भाई अपना लिख लो दोबारा। जब आप नहीं लिखते हैं तो आपकी क्लास में इनिट मेथड कहाँ से आ गया है? ऑब्जेक्ट क्लास से आ गया। एक मेथड के बारे में मैंने आपको बताया, इस तरह से बाकी और 22 मेथड्स हैं जो कहीं ना कहीं बैकएंड में, देखो फ्रंट पर वो भी नहीं है लेकिन हम उसे जानते थे इसलिए हम उसको समझ पाए। बाकी जो 22 मेथड है वो भी कहीं ना किसी सिचुएशन में अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, तो उनमें से कुछ ना कुछ अभी आगे की क्लासेस में सामने आएंगे। जब आएंगे तो समझ में आएगा, अच्छा ये वहां से आ रहा था।
चलिए आज की क्लास में यहीं पर रोकते हैं, बाकी कल इसको हम आगे कंटिन्यू करें। और किसी का कोई क्वेश्चन था तो हाँ सर, एक डाउट था रिगार्डिंग असाइन। बताइए हमको। शेयर शेयर योर स्क्रीन। So write a program that matches a word containing Z not at the start or at the end. तो ये प्रोग्राम लिखा आउटपुट में सर, ठीक है, was looking towards the आ रहा है, लेकिन ये zebra और zmas में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। Where am I wrong? Containing Z not at the start or at the end. End of this. लास्ट में जो जेड है इसके बाद एक डॉलर सिंबल लगाइए, फिर चेक करिए। हाँ, डॉलर सिंबल पुट करिए। स्पेस हटाइए, स्पेस हटाइए, जो स्पेस लग गया है वो हटाइए। स्क्वायर ब्रैकेट और डॉलर के बीच में जो स्पेस है वो नहीं आना। अब चला कर देखिए। अब ये कोई वर्ड मैच नहीं कर रहा, जबकि हमें क्या करना है, वो वर्ड मैच करना है जो जेड से ना स्टार्ट हो, जेड से ना एंड हो। एक मिनट, ऊपर वाला करिए, ऊपर वाला हुआ नहीं ना अभी पूरा, क्योंकि अभी भी इसमें वर्ड्स आने चाहिए। वाज आना चाहिए, लुकिंग आना चाहिए, तो वर्ड्स आना चाहिए, द आना चाहिए, ये वर्ड्स तो आने चाहिए। ये तो कुछ नहीं आ रहा है। इस डॉलर को हटाइए। जो डॉलर आपने पुट किया था उसको हटाइए। टेल मी अनदर प्रॉब्लम। दूसरी बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर दिस 14। Write a program to match a string that contains only upper lower letters, numbers and underscore. You can simply put /w in place of all these things. You can simply put /w. /w represents word character. Word character means lower, upper, number and underscore. You need not to write all this. In find all, just put /\w, small w. एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट दोनों जगह से हटाइए या दोनों जगह लगाइए। गलत है। डबल कोट्स, जो कोट्स है वो बाहर क्लोज करिए। डिलीट करिए, बैक स्पेस नहीं करिए। चलो लिखो दोबारा।
तो ये आपका इंडिविजुअल जो आपके करेक्टर थे वो मैच करेगा लोअर केस, अपर केस और अंडरस्कोर और डिजिट वाले, बाकी मैच नहीं करेगा। तो इसमें हमें जो प्रोग्राम है इसमें सिंगल सिंगल करेक्टर की स्ट्रिंग मैच करनी है। ओके सर, ओके सर। जो पहला वाला प्रॉब्लम था आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, एक बार चेक करें। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर।